नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये क्लास हम लोगों की पर डे हिस्ट्री की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग अपने हिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास जो कि बिल्कुल डीपली यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की क्लास, यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की क्लास और सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास साथियों इस समय चलाई जा रही हैं। टारगेट किया जा रहा है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे कम से कम 10 से 15 दिन पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म करके प्रैक्टिस क्वेश्चन को शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। ठीक साथियों, तो साथियों ये हम लोगों की पर डे किसकी हिस्ट्री की क्लास हुआ करती है। पर डे का मतलब ये है कि 3 दिन हिस्ट्री की क्लास चलती है और 3 दिन आपकी ज्योग्राफी की क्लास चला करती है। 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलाई जाती है, जिससे कि सारे सब्जेक्ट अच्छे से एक साथ ख़त्म हो सकें। बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो साथियों हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव का ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में विकास किस प्रकार से हुआ, उसी के संबंध में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथियों। हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं और उन स्थलों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं। उन फैक्ट्स को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो हम लोगों की आज की जो हेडिंग होगी साथियों, वो होगी हड़प्पा कालीन। इसे हम सोच रहे हैं साथियों कि हम टेबल के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें फैक्ट जो है वो उसे मैं नोटिस करवा दूं और आप लोग भी उसे क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए हेडिंग बनाइए पहले कि हड़प्पा कालीन स्थलों के महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा कालीन स्थलों के हड़प्पाकालीन स्थलों के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक साथियों, ये हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी। ठीक, टेबल के माध्यम से साथियों हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में। उसके बाद हम लोग साथियों यहाँ उस जो हड़प्पा कालीन स्थल का जो पता चला उसके उत्खननकर्ता कौन है, किसके उत्खननकर्ता का नाम। उसके बाद साथियों हम लोग पढ़ेंगे उत्खनन वर्ष, कब उसकी खोज की गई, उत्खनन वर्ष। उसके बाद साथियों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्तमान की स्थिति। ये जो स्थल है, इस स्थल की वर्तमान की स्थिति क्या है, अर्थात वर्तमान में यह स्थल कहाँ है, इसके बारे में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि वर्तमान स्थिति। उसके बाद साथियों हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कौन से नदी या तट पर स्थित है, नदी या तट। इतनी फैक्ट के बारे में इतनी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। कहाँ? हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में कि कौन सा स्थल है, उस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, साथ ही साथ उत्खनन वर्ष कौन है, कब उसे खोजा गया। उसके बाद वर्तमान की उस स्थल की वर्तमान की जो वो हड़प्पा कालीन स्थल है उसकी वर्तमान की स्थिति क्या है और वो किस नदी या किस तट के किनारे बसा हुआ है। ठीक साथियों, तो साथियों इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है साथियों हड़प्पा। पहले स्थान पे क्या आता है, हड़प्पा।
हड़प्पा की अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी साथियों हड़प्पा के क्या हैं? उत्खननकर्ता। उत्खनन वर्ष की बात करें साथियों तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई। कब? 1921 ईस्वी में किसकी? हड़प्पा की खोज की गई। ठीक साथियों, वर्तमान में अगर इसकी स्थिति बात करें साथियों तो वर्तमान में यह मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत में स्थित है। मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में यह मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ साथियों? पाकिस्तान में। और अगर बात करें साथियों तो यह साथियों रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? रावी नदी के तट पर यह स्थित है। हम लोग साथियों हड़प्पा के बारे में बात किए। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, उत्खनन वर्ष 1921। हड़प्पा के अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। और जो हड़प्पा है साथियों यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों मोहनजोदड़ो। अगला स्थल है हड़प्पा कालीन, क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। साथियों इसके मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता की बात करें तो राखालदास बनर्जी। क्या नाम है? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। और एक लोग और हैं साथियों जिनका नाम क्या है? मार्टिमर व्हीलर। ये दो लोग साथियों मोहनजोदड़ो के क्या है? उत्खनन करता है। इसकी खोज साथियों 1922 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें साथियों तो यह लरकाना जिला सिंध प्रांत। कहाँ? लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह भी कहाँ साथियों? पाकिस्तान में यह भी स्थित है। अगर इसके तट की नदी की या तट की बात करें साथियों तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक साथियों, अगली हम अगर बात करें साथियों तो अगला स्थल है कौन सा? चहूदड़ो अगला स्थल है। चहूदड़ो अगला स्थल है। चहूदड़ो के उत्खननकर्ता है साथियों जिनका नाम क्या है? एमजी मजूमदार। और अगर एक लोग और हैं साथियों जिनका नाम है अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके एक लोग और हैं साथियों। इसके अगर उत्खनन वर्ष की बात करें तो इसे 1931 ईस्वी में खोजा गया। 1931 ईस्वी में इसे क्या किया गया? खोजा किया। वर्तमान में स्थिति की बात करें साथियों तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है साथियों। और यह भी साथियों कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक साथियों, अगला स्थल है साथियों जिसका नाम है क्या? लोथल। क्या नाम है? लोथल अगला स्थल है।
लोथल के उत्खननकर्ता की बात करें साथियों तो रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता हैं। रंगनाथ राव इसके क्या हैं, उत्खननकर्ता हैं। और इसके साथियों खोज 1957 ईस्वी में किया गया। कब? 1957 ईस्वी में किया गया। यह साथियों अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है साथियों। जो ये लोथल जगह है साथियों ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वर्तमान में। किसके? भोगवा नदी के तट पर साथियों, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला स्थल है साथियों जिसका नाम है कालीबंगा। अगला स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। ऊपर से आप लोग लिखते भी रहिए, समझते रहिए, लिखते भी रहिए, क्योंकि अभी जब नीचे जगह नहीं बचेगी तो ऊपर मैं मिटा के लिखना शुरू कर दूंगा, इसीलिए आप लोग लिखते रहिए अगर ज़रूरत समझ में आए तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। अगला स्थल है साथियों कालीबंगा। इसके अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष और बीबी लाल, अमलानंद घोष और बीबी लाल क्या है? इसके उत्खननकर्ता हैं। इसके उत्खनन की बात करें तो 1953 में अमलानंद घोष ने किया और 1960 में बीबी लाल ने किया। इसकी दो बार 1953 और 1960, 1953 ईस्वी और 1960 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया और अगर साथियों बीबी लाल की बात करें तो 1960 में बीबी लाल ने उसके उत्खनन करता है। साथियों अगर बात करें तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में स्थित है, श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान। यह साथियों अगर बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर है। कौन से? घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। अगली बात करें साथियों तो अगला जो स्थल है जिसका नाम है बनवाली। क्या नाम है? बनवाली। बनवाली अगला स्थल है। इस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है साथियों? रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। 1973 में इसकी खोज की गई। कब साथियों? 1973 में ईस्वी में इसकी खोज की गई। यह साथियों हिसार, कहाँ? यह हिसार में साथियों वर्तमान में इसकी स्थिति है जो कि हरियाणा में स्थित है। हिसार हरियाणा। और यह साथियों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक साथियों अगली बात करें साथियों तो अगला स्थल है जिसका नाम है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। रंगपुर अगला स्थल है जिसके उत्खननकर्ता है साथियों एम.एस. वत्स। एम.एस. वत्स इसके उत्खननकर्ता हैं। और अगर खोज की बात किया जाए तो 1931 ईस्वी में किया गया। 1931 ईस्वी में जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति है। और यह साथियों अगर बात करें तो मादर, कौन सी? मादर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। अगली अगर बात करें साथियों तो अगला है क्या है? रोपड़। क्या है? रोपड़। अगला स्थल है रोपड़। इसके उत्खननकर्ता है साथियों यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। इसके साथियों उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा।
और इसकी खोज साथियों 1955-56 में की गई। कब? इसकी खोज 1955-56 ईस्वी में की गई। इस वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में यह साथियों पंजाब राज्य में है। कहाँ? पंजाब राज्य में सतलज नदी, कौन से? सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर साथियों वर्तमान में यह स्थित है। कौन से? सतलज नदी के तट पर। अगली अगर बात करें साथियों तो अगला जगह है जिसका क्या नाम है? सूतका गेंडोर। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अगला जगह है सूतका गेंडोर। आठवें नंबर पे है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर, इसके उत्खनन करता है साथियों ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन इसके उत्खनन करता है। और अगर बात करें साथियों तो इसकी खोज 1927 ईस्वी में की गई। कब? 1927 ईस्वी में इसकी खोज की गई। और साथ ही साथ इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो साथियों यह बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में इसकी स्थिति है। और अगर बात करें साथियों तो यह दास्क नदी के तट पर है। कौन से? दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर यह स्थित है। अगले स्थल की बात करें साथियों तो अगला स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा अगला स्थल है। इसके उत्खनन करता है साथियों जगपति जोशी। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है 1964 में। कब साथियों? 1964 ईस्वी में इसकी खोज की गई। 1964 ईस्वी में इसकी खोज की गई। और साथियों वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो गुजरात में। कहाँ? वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? गुजरात में है साथियों। और यह किसी नदी या तट पे स्थित नहीं है। ठीक साथियों, किसी भी नदी या तट पे यह स्थित नहीं है। अगला जगह है जिसका नाम है साथियों मांडा। क्या है? अगला जगह है जिसका नाम है मांडा। इसके भी उत्खनन करता कौन है साथियों? इसके भी उत्खनन करता है जगपति जोशी। इसके भी उत्खनन करता है जगपति जोशी जी। और इसकी भी खोज कब किए थे? ये 1982 में साथियों, 1982 में इसकी खोज किए थे। 1982 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। और ये अगर साथियों इसकी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जम्मू में यह है। वर्तमान में यह साथियों जम्मू राज्य में है, चिनाब नदी के नीचे, चिनाब नदी के तट पर। कौन से? चिनाब नदी के तट पर यह साथियों वर्तमान में है। अगला है साथियों राखी गढ़ी। कौन सा है? अगला स्थल है राखी गढ़ी। अगला स्थल है राखी गढ़ी। इसके उत्खनन करता है साथियों सूरज भान। कौन है? सूरज भान। सूरज भान इसके उत्खनन करता है। और साथियों उत्खनन वर्ष के इसकी जो है पता नहीं है कब इसे खोजा गया। लेकिन अगर वर्तमान में स्थिति की बात करें तो यह साथियों जिंद हरियाणा में स्थित है। कहाँ? जिंद हरियाणा में। और इसके साथियों नदी या किसी नदी के तट पर भी स्थित नहीं है। अगली अगर बात करें साथियों अगला स्थल तो अगला स्थल है जिसका नाम है, अगला स्थल जिसका नाम है साथियों ये 12वां नंबर है और अंतिम है कि आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर। ठीक साथियों, इसकी भी खोज साथियों यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा। कब किए साथियों? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में साथियों मेरठ में, यह जगह वर्तमान में मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है साथियों। उत्तर प्रदेश कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। कौन सी? हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। साथियों मैंने हड़प्पा कालीन कुछ स्थलों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको जानकारी दिया। किसके बारे में? हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको क्या दिया? जानकारी देने की कोशिश किया। लगभग साथियों 12 हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में, और उस स्थल के उत्खननकर्ता के बारे में, उत्खनन वर्ष के बारे में, वर्तमान की स्थिति के बारे में, साथ ही साथ वह किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश किया। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साथियों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जितना आप समझ नहीं सकते। इसे आप लोग नोट करिए, रिवीजन करिए और याद करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिखाने से अच्छा था कि मैं टेबल के माध्यम से लिखा दिया, नहीं तो इसे मैं लैंग्वेज में भी लिखा सकता था कि हड़प्पा कालीन स्थल सूतका गेडोर के उत्खननकर्ता ओरेल स्टाइन जी हैं। इन्होंने इसका उत्खनन 1927 ईस्वी में किया, जिसकी वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से मैं इसे लैंग्वेज में भी लिखा सकता था, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए कि आप लोगों को अच्छे से आसान याद हो जाए, तो इसके लिए मैं साथियों आपको टेबल के माध्यम से सारी चीज़ें देने की कोशिश किया। ठीक साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग मिटा रहे हैं। अब कुछ स्थलों के बारे में हम लोग साथियों क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट स्थलों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे आप लोग नोट करिएगा, हर हाल में नोट करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। ठीक, कुछ स्थलों के बारे में अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले साथियों हम लोग किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। इसे भी साफ करते हैं, इसका क्या रोल है? मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे हम। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें साथियों, तो मोहनजोदड़ो सिंधी में जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बात करें साथियों, सिंधी में अगर जोदड़ो के शाब्दिक अर्थ, सिंधी में जोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लिखते हैं इसे सिंधी में जोदड़ो, जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हिंदी में साथियों सिंधी में अगर जोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला। ठीक साथियों यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया, क्या ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि यह साथियों क्या जोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, यह कहाँ? यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगली बात करें अगर साथियों, तो मोहनजोदड़ो में विशाल तालाब बनाया गया था। क्या मोहनजोदड़ो जो यह जगह है, इसमें साथियों एक विशाल तालाब भी बनाया गया था साथियों, जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार कहा। लिखते हैं इसे मोहनजोदड़ो में
विशाल तालाब बनाया गया था। विशाल तालाब बना, इसे आप लोग नोट करते चलिए। तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विकविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार। क्या? इसे साथियों महान स्नानागार कहा। महान स्नानागार कहा। क्या कहा? पुरातात्विकविदों ने जो यह विशाल तालाब था साथियों, इसे पुरातात्विकविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार के नाम से बताया। साथियों इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये जो तालाब बनाया गया था इसमें ईंट और प्लास्टर के ऊपर साथियों चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे कि पानी के रिसाव रोका जा सके। सरोवर में दो तरफ की उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। चारों कमरे और साथियों चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी एक कुएं से निकाला जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग विशिष्ट नागरिक किया करते थे। उपयोग के बारे में इसे खाली कर दिया जाता है। उपयोग के बाद साथियों यह जो तालाब था इसे क्या कर दिया जाता था? खाली कर दिया जाता था। विशेष अनुष्ठानों में साथियों यह विशिष्ट नागरिकों के द्वारा इसे सिर्फ उपयोग किया जाता था। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। कौन सी? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की क्या साथियों? सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी साथियों अगर लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई, तो यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। कितना? 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। 15.23 मीटर कितना था? 15.23 मीटर चौड़ा था। साथियों मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। उन्हें नगर की लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया गया था। साथियों कांसे के नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में साथियों अगर बात करें तो कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, मतलब नृत्य करते हुए, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, नृत्यरत नारी की मूर्ति। और अगर बात करें साथियों तो पुजारी की मूर्ति अर्थात योगी की, योगी मतलब योगी वास्तव में जो योगी हुआ करता है, योगी की मूर्ति। और अगर साथियों बात करें तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। किसकी साथियों? मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति सूती कपड़ा, सीपी की बनी गटरी, गोली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक साथियों, ये सभी साथियों साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक साथियों, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक साथियों, अगली जगह की हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है धौलावीर। अगली जगह के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका क्या नाम है? धौलावीर।
धौलावीर अगले जगह का नाम है। धौलावीर की बात करें साथियों तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीर नगर बसा हुआ है। कहाँ? कच्छ के इलाके में, यह साथियों कच्छ के इलाके में बसा हुआ है। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे, खदीर बेट के किनारे कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे साथियों धौलावीर नगर बसा था, किनारे बसा था। ठीक साथियों, कौन सा? धौलावीर शहर। और अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे और धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे साथियों धौलावीर नगर को, इसे साथियों अगर बात करें तो इसे साथियों 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? इसे साथियों इसे 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था, बांटा गया था। जो धौलावीर जगह है साथियों, इस धौलावीर जगह को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। ये नगर जो था साथियों, यहाँ पे क्या था? एक बड़ा क्या था? यह बड़ा जो है साथियों खुला मैदान था जहाँ साथियों क्या, यहाँ जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे धौलावीर जगह में। अगली अगर बात करें साथियों इसी में, तो यहाँ मिले कुछ अवशेष के हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। इन साथियों अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ये साथियों धौलावीर के बारे में जानकारी है। अगली जानकारी हम लोग बात करेंगे साथियों किसके बारे में? लोथल के बारे में बात करेंगे। अगली बात करेंगे लोथल के बारे में। अगली बात हम लोग करेंगे लोथल जगह के बारे में। लोथल जगह, लोथल के बारे में अगर बात करें साथियों तो लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे है। यह साथियों कहाँ? गुजरात की खंभात की खाड़ी से, गुजरात की खंभात की खाड़ी से, गुजरात की खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की कौन सी साथियों? साबरमती की उपनदी, साबरमती की उपनदी जिसका नाम क्या था? भोगवा। उपनदी भोगवा, साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे है, कहाँ है साथियों? के किनारे है। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे क्या कीमती पत्थर जैसे आम आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह साथियों पत्थरों और धातुओं से बनाई गई क्या साथियों चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साथियों अगर हम लोग लोथल जगह की बात करें तो लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था। क्या था? लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था, एक भंडार गृह भी था। कहाँ? लोथल में। और अगर बात करें साथियों तो इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिले हैं। इस साथियों जगह से क्या कई मुहरे और मुद्रांकन भी मिले हैं, गृह भी था जहाँ से
कई मुहरें और मुद्रांकन क्या प्राप्त हुए हैं, मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों इसी में, तो लोथल का बंदरगाह ऐसा बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। संभवतः यहां पर कच्चे माल चढ़ाया और उतारा जाया करते। लोथल में एक बंदरगाह भी था साथियों, जहां क्या पानी की जहाज़ें आया करती थीं इसी रास्ते से, और नाव यहाँ रुकती भी थी। संभवतः यह माना जाता है कि यहाँ पर कच्चे माल चढ़ाया और उतारा जाता था। कच्चे मालों को क्या किया जाता था साथियों, चढ़ाया और उतारे जाने का काम किया जाता था। साथ ही साथ साथियों बात करें तो यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यहाँ एक इमारत मिली जहाँ साथियों यहाँ पर मनके बनाने का काम, मनके बनाने का काम भी किया जाता था। मनके बनाने का काम भी किया जाता था। कहाँ? लोथल में। यहाँ पे एक क्या साथियों इमारत थी, उस इमारत में मनके को बनाने का काम किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। इस तरीके के मनके के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। अधूरे मनके बनाने के औजार, और साथ ही साथ अगर बात करें साथियों तो पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए थे। मनकों के उपकरण भी यहीं से लोथल जगह से प्राप्त हुए थे। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों किसकी, अगली बात हम लोग कालीबंगा की करेंगे। किसकी? कालीबंगा। कालीबंगा भी एक जगह है। कालीबंगा की अगर बात करें साथियों तो कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में साथियों यहाँ पर प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगली अगर इसी में बात करें साथियों तो खेलखड़ी की मुहरें एवं मिट्टी की छोटी मुहरें महत्वपूर्ण अभिलेख वस्तुएं थी जिसके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान थे। साथियों कुछ मुहरें प्राप्त हुई थी। किसकी? सेलखड़ी की मुहरें, यहाँ से कुछ मुहरें प्राप्त हुई थी। सेलखड़ी की मुहरें, और अगर बात करें साथियों तो और किसकी मुहर? मिट्टी की छोटी मुहर, मिट्टी की छोटी मुहर प्राप्त हुई थी। इसमें साथियों इन मुहरों में अगर बात करें तो हड़प्पा कालीन लिपि में लिखी हुई थी। इन मुहरों में जो चीज़ें लिखी हुई थी इन मुहरों में साथियों हड़प्पा कालीन लिपि में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ लिखेंगे हड़प्पा कालीन लिपि में लिखी हुई मुहरें भी प्राप्त हुई थी। ठीक साथियों, किस में? हड़प्पा कालीन लिपि में लिखी हुई मुहरें किसकी? सेलखड़ी की मुहर और मिट्टी की छोटी मुहर यहाँ से प्राप्त हुई थी। और अगर बात करें साथियों को यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें, ये ऊपर की चीज़ें आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक साथियों, इसे मैं मिटा रहा हूँ। और अगर बात करें साथियों
कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण अवशेष से साथियों, जहाँ से हल के निशान, जूते हुए हल के साँच, अलंकृत ईंटों के प्रयोग, हल के निशान, अलंकृत साथियों ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों तो युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ, युगल अर्थात जोड़ा, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल तथा प्रतीकात्मक, कौन सी? युगल तथा प्रतीकात्मक समाधि, काली चूड़ियाँ, हवन कुंड, काली चूड़ियाँ, साथ ही साथ हवन कुंड या तो अग्नि कुंड भी कह सकते हैं, हवन कुंड या अग्नि कुंड और साथियों इत्यादि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये सारे साक्ष्य साथियों कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। इत्यादि साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, किसके? हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों, काली चूड़ियाँ, हवन कुंड या अग्निकुंड इत्यादि साक्ष्य यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें साथियों तो घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ करता था। कालीबंगा में साथियों घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ करता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ करता था। ठीक, प्रयोग हुआ करता था। साथियों कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में और लोथल में दोनों जगह साथियों किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगली बात साथियों हम लोग करेंगे कुछ नगरीय विशेषता है। कौन सी नगरीय विशेषता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नगरीय विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। नगरीय विशेषता, नगरीय विशेषता की अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। हड़प्पा जो थी साथियों एक कैसी संस्कृति थी? यहाँ लिख देता हूँ, हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। एक नगरीय संस्कृति थी। हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति की साथियों अगर बात करें तो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इस संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, क्या विशेषता है कि नगर नियोजन प्रणाली जो थी साथियों वही इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अगर बात करें साथियों इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। साथियों इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ठीक, अगली बात अगर बात करें तो सामान्यतः इस सभ्यता के नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः ऊंचे टीलों पर स्थित प्राचीन युक्त बस्ती को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग और इसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र को निचला नगर की संज्ञा दी थी। साथियों जो यहाँ का क्या ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीन युक्त बस्ती थी उसे पुरातात्विकविदों ने साथियों नगरीय विशेष हड़प्पा कालीन नगरीय संस्कृति को साथियों जो ऊंचे टीले पर स्थित थे, क्या ऊंचे टीले पर स्थित नगर थे साथियों, उन्हें क्या कहा गया साथियों? उन्हें कहा गया नगर दुर्ग पुरातात्विकविदों ने कहा। पुरातात्विकविदों
विदों ने कहा। और साथियों जो नीचे थे, कौन थे? जो पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र थे, पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र को पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र को साथियों निचला नगर की संज्ञा दी गई। निचला नगर की संज्ञा दी गई। निचला नगर की संज्ञा दी गई। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा संस्कृति की जल निकाय प्रणाली अद्वितीय थी। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। जो हड़प्पा कालीन संस्कृति में साथियों नालियाँ बनाई जाती थी उसमें ईंटों का प्रयोग या तो मोर्टार का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। और अगर बात करें साथियों तो घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी, जिसमें मेनहोल बने होते थे। साथियों भवन निर्माण में कच्ची तथा पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। यहाँ का जो भवन निर्माण होता था साथियों, यहाँ के भवन निर्माण में कच्ची तथा पक्की दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और अगर बात करें साथियों तो इन नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन जो नगर हुआ करते थे वह साथियों क्या इन नगर में साथियों सामान्यतः 1 या 2 मंजिल के घर हुआ करते थे। साथ ही साथ कुछ घरों में क्या कुओं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों कई नगरों में ढके हुए नाले होने के कारण जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे। घर नाले और सड़कों पर निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी साथियों वो कच्ची सड़कें थी, लेकिन वो सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पे काटने का काम करती थी। कैसे? समकोण पे काटने का काम करती थी। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। हड़प्पा कालीन नगर की कुछ प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहा गया। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। कालीबंगा के कुछ मकानों में फर्श में ईंटों का प्रयोग भी हुआ करता। कालीबंगा में के जो कुछ मकान बने थे साथियों उनके फर्श में ईंटों का प्रयोग पाया गया। ठीक साथियों, ये तो वहाँ की नगरीय विशेषता थी, हड़प्पा कालीन नगरीय विशेषता थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर साथियों अगर किसकी सामाजिक स्थिति की बात करें, किसके हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें आइए इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति की अगर बात करें साथियों तो सैंधव समाज मातृ प्रधान था। सामाजिक स्थिति में साथियों इसमें जो सैंधव समाज था, कौन सा? सैंधव समाज। सैंधव समाज साथियों मातृ प्रधान था। सैंधव समाज मातृ प्रधान समाज था। नगरों में अवशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व हुआ करता था। जो साथियों सामाजिक स्थिति थी कैसी थी? सामाजिक स्थिति यहाँ की कैसी थी? विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण सामाजिक स्थिति थी यहाँ की।
सामाजिक स्थिति जो थी वो कैसी थी? विलासितापूर्ण सामाजिक स्थिति थी। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो समाज में व्यवसायी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर, सामान्य लोग होते थे। इसमें साथियों जो सामाजिक स्थिति थी हड़प्पा कालीन समय में, तो इस समय साथियों कैसा? व्यवसायी वर्ग सबसे प्रभावशाली हुआ करता था। कौन सा वर्ग? व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग सबसे प्रभावशाली हुआ करता था। प्रभावशाली हुआ करता था। साथ ही साथ जो कृषक हुआ करते थे साथियों, कौन? कृषक वर्ग। और अगर बात करें तो शिल्पकार, मजदूर, मजदूर वर्ग ये सामान्य श्रेणी में हुआ करते थे। कैसे? सामान्य श्रेणी में हुआ करते थे, सामान्य वर्ग के हुआ करते थे। और साथियों अगर बात करें तो चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग में हुआ करते थे। जो चिकित्सक हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, जो कौन? चिकित्सक, सॉरी, पुरोहित, और साथ ही साथ साथियों कौन? अधिकारी, ये शिक्षित वर्ग में हुआ करते थे। किस में? शिक्षित वर्ग में हुआ करते थे। शिक्षित वर्ग में आते थे। कौन से? व्यवसायी वर्ग सबसे प्रभावशाली हुआ करता था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर ये सामान्य वर्ग में आते थे। और चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी ये कैसे? शिक्षित वर्ग में आया करते थे। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों तो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का प्रचलन हड़प्पा कालीन समय में साथियों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का प्रचलन हुआ करता था। गेहूँ, जौ, खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिलता है। दस्तकारों में कुम्हारों को समाज में विशेष स्थान दिया जाता था। दस्तकारों की बात करें तो दस्तकारों में कुम्हारों को क्या? विशेष दर्जा या समाज में विशेष स्थान दिया जाता था। काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्य से इसकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी भी मिलती है। अर्थात काजल, पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि जो विलासितापूर्ण चीज़ें होती हैं, ये भी सौंदर्य की जो सामग्री होती है ये भी साथियों पाए जाते थे। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पासा, शिकार, मछली पकड़ना आदि से परिचित हुए। संभवतः साथियों शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों को अपने पास रखते थे। यहाँ के साक्ष्य से ऐसा माना गया कि जो यहाँ के शासक लोग हुआ करते थे वो खूबसूरत जो मनका होता था उस मनके को अपने पास रखते थे। साथ ही साथ साथियों सोने चांदी से बने हुए आभूषणों को भी अपने पास रखने का काम करते थे। ठीक साथियों, अब साथियों अगर यहाँ के क्या आर्थिक स्थिति की बात करें, किसकी? यहाँ के अगर आर्थिक स्थिति की बात करें साथियों, हड़प्पा कालीन आर्थिक स्थिति, यहीं पे चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारों में दक्षता और आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। किस पे आधारित थी साथियों? हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ लिखते हैं हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था थी साथियों यह सिंचित कृषि अधिशेष, सिंचित कृषि अधिशेष, और अगर बात करें साथियों पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्ष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्ष, विभिन्न दस्तकारियों में साथियों दक्ष और आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी।
आंतरिक और बाह्य व्यापार में और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। क्या साथियों, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो साथियों सिंचित कृषि अधिशेष पे, पशुपालक पे, विभिन्न दस्तकारियों में दक्ष और आंतरिक और साथियों बाह्य व्यापार पर आधारित थी यहाँ की क्या आर्थिक स्थिति। अगर साथियों यहाँ के हम कृषि की बात करें, किसकी, यहाँ के साथियों अगर हम कृषि की बात करें किसकी साथियों, कृषि की अगर बात करें तो साथियों क्लास लंबी हो रही है, अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। कुछ चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं उसको हम लोग कल की क्लास में समाप्त करेंगे और उसे पढ़ लेंगे। हालांकि पढ़ने के लिए आज ही हम लोग पढ़ लें, लेकिन क्लास लंबी कम से कम आधे घंटे की अभी जो है चीज़ें बची हुई हैं, तो इस वजह से हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और उसके बाद कल की क्लास में इसे हम लोग अच्छे से डीपली पढ़ते हुए समाप्त करेंगे। ठीक साथियों, तो क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए। क्लास में जो है साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हाल में दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों मैं ये कहूँगा आपसे कि आप लोग इन सभी क्लासों को साथियों आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर किया करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और उनके भी करियर में अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक कुछ अपनी भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, विधिवत नोट्स बनाइए, चूँकि एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस करवाते भी चल रहा हूँ। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।